तो आज हम लोग जर्मनी और इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, कैसे कैसे क्रांतियों का युग हुआ। तो ये सब हम पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इटली और जर्मनी का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जर्मन सेना और सेना राष्ट्र की निर्माण हो सकती है। जर्मन क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? यानी ये बोल रहा है कि जर्मन क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में और जानेंगे इसकी कहानियों को कि क्या कैसे कैसे ये हुआ। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। मतलब कि जब यूरोप में जो राष्ट्रवाद था और ये क्रांति का जो अलगाव हुआ, कब हुआ था? 1848 में। 1848 के बाद हुआ था, क्योंकि 1848 से 1830 तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से रूढ़िवादी ताकतें आई, किस तरह से उसका यूरोप में निरंकुश शासन राजशाही रहा। 1815 में वियना संधि हुई, हैक्सबर्ग का अधिकार हो गया, रूस में भूदास एवं बंधुआ मजदूरी की समाप्ति हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और राज्य की सत्ता को बढ़ाने के बाद यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादी अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीतिक प्रभाव को हासिल करने के लिए अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इटली और जर्मनी एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन गए। इटली और जर्मनी एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन गए। जबकि मध्य वर्ग के जो लोग थे, देखिए मध्य वर्ग के जो लोग थे उनमें राष्ट्रीय भावना काफ़ी व्याप्त थी। जो मध्य वर्ग के जर्मन लोग थे, देखिए यहाँ जो जर्मन लोग हैं उनमें राष्ट्रीय भावना काफ़ी मतलब व्याप्त थी। और 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक नवनिर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। राष्ट्र राज्य बनाने का पूरा प्रयास किया गया था, मगर ये बनना तो तय था, लेकिन वहीं पे राजशाही और फौज ने दोनों की ताकतें मिलकर इसको दबा दिया गया। इसको क्या किया? दबा दिया गया। और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों के समर्थन के, उनका जो प्रसा का बड़ा भूस्वामी था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी उनका समर्थन कर दिया, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। लेकिन उसके पश्चात फिर भी प्रसा ने राष्ट्रीयकरण का जो आंदोलन का नेतृत्व था वो उन्होंने संभाल लिया। और वहाँ का उसका जो प्रमुख मंत्री थे ऑटोमन वॉन बिस्मार्क, उन्होंने उस प्रक्रिया का जनक थी जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही से की मदद ली। जिसने क्या किया? प्रसा की सेना और नौकरशाही से मदद लिया। प्रसा की सेना और नौकरशाहियों से मदद ली। लेकिन 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और 3 युद्ध प्रसा को जीत हुई। मतलब जब प्रसा ने उसको अथी किया तो उसमें से 3 का जीत उनको मिला, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी की सम्राट को घोषित कर दिया। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसको? राजा विलियम प्रथम को। जब राजा विलियम प्रथम को घोषित कर दिया गया तो इसका जो पहला सम्मेलन होता है, जो वर्साय की जो बैठक होती है, देखिए इसका जो पहला बैठक होता है वो शीश महल के हॉल ऑफ मिरस में हुआ था, जो कि काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। किसकी साम्राज्य की घोषणा की? जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रसा राज्य की शक्ति को प्रभुत्व को बढ़ा रहा था, जबकि दर्शाया गया था, देखिए प्रभुत्व को दर्शाया जाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानून,
न्यायिक व्यवस्था आधुनिकीकरण में काफ़ी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के अक्सर एक मॉडल बना। और तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जो कानून था, बैंकिंग था, न्यायिक व्यवस्था था, उसमें आधुनिकीकरण किया गया, काफ़ी जोर दिया गया और जो प्रसा के द्वारा उठाया गया कदम था उनमें वाकई जर्मनी के अक्सर मॉडल एक बना। इटली की तरह जो जर्मनी था वो इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। जो जर्मनी की तरह इटली का भी क्या था, राजनीतिक में लंबा इतिहास था, जो कि इटली में वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखर गया था। किसमें? हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था? बिखर गया था। और हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरने के कारण 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्य में? 7 राज्यों में बटा था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक इतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्ग के अधीन हो गया था। जो उत्तरी भाग था वो ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्गों के अधीन हो गया था, जबकि मध्य इलाका जो था पोप के शासन था वहाँ पे। और जो कि जो दक्षिणी क्षेत्र था स्पेन, वो वहाँ पे बुब्रो राज था उसके अधीन हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो 7 भागों में बटा था तो पहला जो था सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक राजघराना शासन था, जबकि उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्ग अधीन हो गई थी। वही मध्य इलाकों में पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन में बुब्रो राजाओं के अधीन हो गया था। जबकि 1830 के दशक में किसने? ज्यूसेपे मैत्सनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की घोषणा की। यानी कि सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की घोषणा किसने की थी? ज्यूसेपे मैत्सनी 1830 के दशक में उन्होंने घोषणा की थी। और यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। वो क्या कहते हैं? यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाए थे। 1831 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह को असफल से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को तोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। यानी कि 1831 से 48 तक जो विद्रोह हो रहे थे उसमें असफलता में युद्ध के जरिए इतावली राज्य को तोड़ने की जो कोशिश थी वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी, क्योंकि विक्टर इमैनुएल द्वितीय को दिया गया था कि आप इसको जो विद्रोह है उसकी कोशिश को तोड़ दीजिए। लेकिन इसके प्रमुख मंत्री काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों में एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर दिया था, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। वो जो था वो ना ही एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। जबकि इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर एवं शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कई बेहतर वो फ्रेंच बोल सकता था। वो क्या था? फ्रेंच बोल सकता था। ठीक है, काबूर जिसने इटली में थी क्या था? वो फ्रेंच बोल सकता। वही फ्रांस के सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। जो ऑस्ट्रेलियाई बल थे उसको हरा पाने में कामयाब हो जाता है। हरा पाने में क्या होता है? कामयाब हो जाता है। लेकिन सैनिकों के अलावा जुत्सेपे गॉरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध का हिस्सा लिया था। देखिए इसमें लेकिन कौन नहीं लिए थे? ये जुत्सेपे गॉरिबाल्डी जो थे, इनके अलावा जितने भी स्वयंसेवक थे इस युद्ध में हिस्सा लिए थे। जितने भी क्या थे? स्वयंसेवक थे, इसमें हिस्सा लिए थे। इसमें हिस्सा उन्होंने लिया था। तो जुत्सेपे गॉरिबाल्डी को छोड़कर और सभी ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। लेकिन 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए थे और वे इसी युद्ध के बाद 1860 में इटली, दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए
और स्पेन शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों के समर्थन पाने में सफल रहे। और जो स्पेन के शासक थे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है, जो स्पेन के शासक थे, स्पेन के शासक को हटाने के लिए उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त कर लिया था। जबकि 1861 में इमेनुअल द्वितीय के एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। 1800 हाँ, तो 1861 में जो इमेनुअल द्वितीय जो थे एकीकृत इटली के राजा घोषित कर दिए गए। इटली का अधिकांश निवासी जिसमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, जो कि इटली में अधिकांश निवासी जो क्या थे, निरक्षर थे और उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से क्या थे, अनजान थे। जबकि दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गोरिबाल्डी का समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में भी कभी नहीं सुना था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमेनुअल की पत्नी थी। देखिए, दक्षिणी इटली में जिन्होंने आम किसानों के गोरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना नहीं था और वे मानते थे कि ला इटालिया है वो विक्टर इमेनुअल की पत्नी का नाम था। विक्टर इमेनुअल के पत्नी का नाम था। चलिए, अभी ब्रिटेन के अजीब दास्तान। अब ब्रिटेन यहाँ पे आता है। ब्रिटेन का क्या अजीब दास्तान था, तो यहाँ के कुछ जो विद्वान थे उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्र राज का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। देखिए, राष्ट्र या राष्ट्र राज का मॉडल या आदर्श क्या है, ब्रिटेन है। जबकि ब्रिटेन में राष्ट्र राज का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिमाण भी नहीं था। यहाँ जो राष्ट्र राज का निर्माण था वो अचानक हुआ, यहाँ कोई परिमाण नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का क्या था, नतीजा था। और 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी और इन सभी जातियों का समूह को अपनी संस्कृति और राजनीतिक क्या थी, इन जो निर्जातीय जो समूह थी इसकी अपनी अपनी क्या होती थी, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान होती थी और परंपराएं होती थी। देखिए, परंपराएं होती थी। लेकिन जैसे जैसे आलंग राष्ट्र की धन दौलत अहमियत और सत्ता में वृद्धि होती है, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे धन दौलत अहमियत में वृद्धि होती है, वही द्वीप समूह में अपना प्रभुत्व बनाने में सफल हो जाते हैं। और जब ये सफल हो जाते हैं तब एक टकराव होता है। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद 1688 में राजतंत्र की ताकतें छीन ली जाती है। क्या होती है, राजतंत्र की जो ताकतें होती है उसको छीन लिया जाता है। देखिए, 1688 में पहली बात कि जब लंबे दौर में एक संघर्ष होता है तो बाद में आंग्ल 1688 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली जाती है और इसी संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है। इसी संसद से राष्ट्र का निर्माण हुआ है, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। जिसके केंद्र में यानी कि बीच में क्या था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1907 से यूनियन किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। देखिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की गठन हुई और इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद से आंग्ल संसदों का दबदबा रहा और इसमें क्या हुआ, ब्रितानी संसद में आंग्ल संसद का जो दबदबा बन गया। एक ब्रितानी पहचान का विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं के योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। यानी कि इसका जो पहचान था विकास में, ये स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संसदों में जो कि दबा दिया गया।
स्कॉटिक हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथलिक, ये जो थे स्कॉटिक हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथलिक कुलों ने जब अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो इसे जबरन इसको क्या क्या दमन कर दिया गया। जब दमन कर, देखिए स्कॉटिक हाईलैंड्स के जो लोग थे उनको गौलिक भाषा बोलने पर क्या कर दिया गया, मनाही कर दिया गया, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर भी मना कर दिया गया। और इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से ये हुआ कि यहाँ के लोग वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो यहाँ के लोग थे वो क्या किए, वतन छोड़ने पर मजबूत हो गए, वतन छोड़ने पर मजबूत हो गए। आयरलैंड का कुछ हिस्सा ऐसे ही, आयरलैंड के कुछ हिस्सों में भी क्या हुआ, ऐसे ही हर्ष हुआ जिसमें कि देश कैथोलिक और प्रोटेस्ट के धार्मिक गुटों में गहराई में बटा था और अंग्रेजों के आयरलैंड प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। लेकिन ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह का निर्माता से कुचल दिया गया, यानी कि जो कैथोलिक निर्माता था उसको भी क्या किया गया, कुचल दिया गया था। जबकि वोल्टोन और यूनाइटेड आयर मिशन 1798 की अगुवाई में क्या किया गया, अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम था उन्होंने क्या किया, आयरलैंड को अपने में मिला लिया और नए ब्रितानी का निर्माण किया गया और नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी हो गया था आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार। वही आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया जाने लगा और ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों और ब्रितानी झंडा जो कि यूनियन जैक के और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। जो पुराने राष्ट्र थे इसमें क्या हो गए, सिर्फ नाम के रह गए, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। जबकि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें जुत्स्पे गरिबाल्डी जो 1807 से 1882 तक इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर थे। देखिए जो सबसे मशहूर थे उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न थे। कैसे, तटीय व्यापार में संलग्न थे, जो कि 1833 की मुलाकात में मैथ्सनी ने हुए यंग इंडिया आंदोलन से जुड़े थे। जबकि 1833 में ही उन्होंने क्या किए, यंग इटली से जुड़े थे और 1834 में पिगमोंट विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद विद्रोह को कुचलकर गरिबाल्डी दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा था गरिबाल्डी को, जहां 1848 में लिबर्सन में रहा और 1854 में उसने विक्टर एमेनुएल द्वितीय को समर्थन किए थे। 1854 में उन्होंने विक्टर एमेनुएल द्वितीय को समर्थन किया था। जबकि 1860 में गरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ साउथ जेंड यानी हजारों लोगों का अभियान चलाया था। 1860 में हजारों लोगों का अभियान चलाया था और स्वयंसेवक इसमें जुड़ते चले गए थे। इसकी संख्या लगभग 30,000 पहुंच गई थी और रेड शॉर्ट के नाम से वो लोकप्रिय हो गए थे। रेड शॉर्ट के नाम से क्या हो गए, वो लोकप्रिय हो गए थे। जबकि 1867 में गरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण का अंतिम बाधा थी। जो इटली का एकीकरण का जो अंतिम बाधा थी वो क्या थी, पेपल, जिसमें कि वो रोम गए थे पेपल राज्यों से लड़ने के लिए। रोम उन्होंने गया था, वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी और रेड शॉर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई। जो रेड शॉर्ट थी फ्रांसीसी सैनिक और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई और 1870 में जब प्रसा का युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपना सैनिक हटा लिया, तब जाकर पेपल राज अंततः इटली में शामिल हुए। जब प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपना सैनिक हटाया था, रोम से अपना सैनिक हटाया था, तब जाकर इटली क्या हुआ, सम्मिलित हुआ था।